हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। बच्चों, मेरा नाम हर्ष है और मैं आपको 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा हूं। यहाँ पे बिजनेस स्टडीज की बात की जाए और वन शॉट चैप्टर्स की बात की जाए तो भैया ऑटोमेटिक तरीके से 4 वन शॉट चैप्टर्स आपको कॉमर्स अड्डा 24/7 की प्लेलिस्ट पे जाके मिल जाएंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने 5वें चैप्टर क्लास 11 का, जो कि होने वाला है एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। मेरा बिजनेस करने के आजकल क्या क्या नए नए तरीके आ गए हैं मार्केट में, उनके बारे में बात होने वाली है। अभी तक हम लोग क्लास 11 में बहुत कुछ कवर कर चुके हैं, जिसमें ई बिजनेस भी है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आप पढ़ चुके हो, बिजनेस की सर्विसेज के बारे में यानी ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के बारे में आप पढ़ चुके हो। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि अब यार आज की डेट में टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या हम बिजनेस या व्यापार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और करेंगे तो कैसे करेंगे, उसके कितने टाइप्स होते हैं, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, ये सारी चीजें हमको इस चैप्टर में कवर करनी है। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं, बिजनेस करने के नए नए तरीकों के बारे में जानते हैं, मतलब कि एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला यार, बिजनेस की अगर बात की जाए ना, तो बिजनेस नॉर्मल टर्म्स में आपने देखा होगा, एक मार्केट होती है, मार्केट में कंज्यूमर्स भी होते हैं एंड सेलर्स भी होते हैं, मतलब बायर्स भी हैं एंड सेलर्स भी हैं। बायर्स जाते हैं दुकान पे, शॉप पे जाते हैं और अपना सामान खरीदते हैं, पैसा देते हैं, दैट इज मार्केट, दैट इज बिजनेस, जो हम लोगों ने अभी तक देखा। बट आजकल के जमाने में यार 21वीं सदी में ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू हो चुके हैं एंड बहुत तेजी से रफ्तार में है। और यह भी समझना होगा कि यार ये जो ऑनलाइन बिजनेस है ना, ये इतनी तेजी से चल रहे हैं, इतनी तेजी से ट्रेंडिंग में है कि जो रिटेल स्टोर्स हैं उनको भी अच्छा खासा नुकसान देखना पड़ रहा है, अगर आप रियल लाइफ की बात करेंगे। बाकी बेटा हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है, हमको ई बिजनेस पढ़ना है और ई कॉमर्स के बारे में पढ़ना है। अगर मैं ई बिजनेस कहता हूं तो भैया जिस नाम के भी आगे ई लग जाता है उसका मतलब हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक। जैसे कि गवर्नेंस तो ई गवर्नेंस, जैसे कि कॉमर्स तो ई कॉमर्स, जैसे कि बिजनेस तो ई बिजनेस। ई मतलब हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक। जब आप अपने बिजनेस को अलग लेवल पे ले जाते हो, ऑनलाइन लेवल पे ले जाते हो, उसे हम लोग ई बिजनेस कहते हैं। अच्छा, अब बिजनेस बहुत बड़ा टर्म है। बिजनेस मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि आपने कोई सामान बनाया है और उसे बेच दिया, ठीक है। बिजनेस के अलावा, बिजनेस मतलब सेलिंग के अलावा बिजनेस में और बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे मार्केटिंग करना, जैसे एडवर्टाइजिंग करना, पब्लिक रिलेशन मेंटेन करना। आपने भी देखा होगा आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाती हैं एंड उनके एडवर्टीजमेंट आपको इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऐसा इस वजह से नहीं कर रहे हैं ताकि उनकी सेल बढ़े, ऐसा इस वजह से कर रहे हैं ताकि मार्केटिंग प्रॉपर तरीके से हो, मार्केटिंग होगी, एडवर्टाइजमेंट होगा तो सेल अपने आप बढ़ जाएगी। इसके अलावा पब्लिक रिलेशन बनाने की पूरी पूरी कोशिश की जाती है कि हाँ भाई, जो जनता हमको देख रही है इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पे, वो हमसे कनेक्ट हो पाए एंड हमारी अच्छी इमेज जनता तक पहुंच पाए। तो ये सारी चीजें कहां इंक्लूड होती हैं, ई बिजनेस में इंक्लूड होती हैं। जबकि अगर मैं ई कॉमर्स की बात करूं तो ई कॉमर्स इज ऑल रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग। अब आप समझ गए होंगे कि ई बिजनेस और ई कॉमर्स में फर्क क्या है। ई बिजनेस एक वाइडर कंसेप्ट है, जबकि ई कॉमर्स एक नैरोवर कंसेप्ट है। ई बिजनेस बहुत सारी एक्टिविटीज को बोला जाता है, जबकि ई कॉमर्स बात करता है सिर्फ और सिर्फ अपने सामान को खरीदने और बेचने की। चलिए जानते हैं और ई बिजनेस के बारे में। हाँ भाई, तो सबसे पहले ई बिजनेस में भी डिफाइंड एज अ कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क। जहां पे भी आप इन 3 कामों को करते हैं, मतलब इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, कॉमर्स मतलब खरीदना बेचना, एंड व्यापार करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स का यूज करके। अब यहां पे यार कंप्यूटर नेटवर्क का क्या मतलब है? नेटवर्क मतलब आप जानते हो, नेटवर्क बोले तो इंटरनेट है ना, इंटरनेटवर्क्स मतलब नेटवर्क का नेटवर्क, इंटरनेटवर्क, ठीक है, इंटरनेट। अब बात करते हैं कि जहां पे इंटरनेट पब्लिक है, whereas internet is a public thoroughway, firms use more private and hence more secure networks। अब बात यह है यार, इंटरनेट एक ऐसी चीज है ना जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है। आप गूगल पे जाते हो, आप डालते हो मान लो अबाउट क्लास 11 बिजनेस स्टडीज, ठीक है, आपको भी वही चीज दिखेगी जो किसी और बच्चे को दिखेगी। मतलब इंटरनेट एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो कंपनियां यूज करती हैं उस पब्लिक प्लेटफॉर्म में से भी अपनी जगह निकालती हैं। आपने वेबसाइट सुनी होंगी, आपने गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी होंगी, फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, मीशो, अजियो, ऐसी बहुत सारी ढेरों ऐप आपके फोन में होंगी। तो भैया फर्म जो है और प्राइवेट नेटवर्क को यूज करते हैं ताकि उनकी सिक्योरिटी भी बरकरार रहे, इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से मार्केट में उतर पाए।
दूसरी बात, आजकल का जमाना है डिजिटाइजेशन का जमाना। यार देखो हुआ क्या कि कोविड 19 से पहले भी हमारी जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसने हमेशा ही प्रमोट किया डिजिटलाइजेशन को। ठीक है कि भैया पेपर वर्क कम कर दो, पेपरलेस सोसाइटी के ऊपर ध्यान दो और अपनी यूपीआई ट्रांजैक्शंस को बढ़ाओ, फोन टू फोन पेमेंट करो। हमारा वादा है कि हम उसको सिक्योर बनाएंगे, जिसके चलते इन्होंने डेबिट कार्ड में रुपे कार्ड भी लाए एंड यूपीआई में भीम यूपीआई जैसी एप्स भी लेके आए। तो भैया डिजिटलाइजेशन को कहीं ना कहीं एक प्रमोट करने की बात हो रही थी। जैसे ही कोविड आया, अब उस बात में अपने आप ही एक सपोर्ट मिल गया। ठीक है, कोविड के आने से क्या हुआ यार, लोगों ने ना सोचा कि यार घर पे बैठे हुए हैं तो सामान तो मंगाना ही है, बाहर जाके सब्जी खरीदने से फायदा है मैं ग्रोफर से सब्जी मंगा लूं, मैं ब्लिंकिट से सब्जी मंगा लूं। उस केस में वो कैश डिलीवरी भी प्रीफर नहीं करते थे, वो डेबिट कार्ड या यूपीआई से पेमेंट करने लगे एंड देखते देखते ही धीरे धीरे डिजिटल इंडिया और ज्यादा स्ट्रांग होता गया। तो हम अगर बात करते हैं डिजिटाइजेशन की, तो इसका मतलब होता है, ये जो पूरा वर्ड है डिजिटाइजेशन, इसका मतलब होता है कि यार जब हम टेक्स्ट को, मतलब जैसे ये लिखा हुआ है ना टेक्स्ट, ठीक है, जब हम साउंड को, जैसे आपको मेरी आवाज आ रही है, साउंड आ रही है, जब हम साउंड को, जब हम इमेजेस को, वीडियोस को और अदर कंटेंट को, ठीक है, जब हम बाइनरी फॉर्म में डालते हैं। सर ये बाइनरी क्या होता है? देखो यार, कंप्यूटर जो है ना वो हमारी भाषा नहीं समझता है, कंप्यूटर समझता है बाइनरी भाषा, यानी कि 10111 ऐसे करके, मतलब कंप्यूटर को एक ही भाषा समझ में आती है 1 और 0 की, अपनी भाषा जो अंग्रेजी हिंदी है वो नहीं समझ में आती है। तो जब भी हम टेक्स्ट, साउंड, इमेजेस, वीडियोस, कंटेंट को बाइनरी डाटा में डालते हैं, मतलब कि 1 और 0 में डालते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली उसको ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं, तो वो होता है डिजिटाइजेशन। देखो क्या इसके पहले डिजिटाइजेशन नहीं था? हाँ भाई नहीं था। पहले के डेट में, आज से आप 20 साल पहले जाएंगे तो कोटेक वोटेक के इतने बड़े बड़े कैमरा आते थे एंड उन कैमरे से रील निकलती थी, देन रील से आप इतनी बड़ी बड़ी फोटोज निकालते थे। आज की डेट में जब आप अपने फोन से फोटो क्लिक करते हैं एंड अपने दोस्त के व्हाट्सएप नंबर पे भेजते हैं, उस केस में बच्चों क्या होता है, वो बाइनरी डाटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिजिटाइजेशन कहते हैं। इसके अलावा हमको आउटसोर्सिंग के बारे में पढ़ना है। आउटसोर्सिंग क्या होती है, चलो एक एग्जांपल देके समझाता हूं। देखो बेटा, एक वर्ड यूज होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो बड़ा सिंपल सा मतलब है यार। मान लो अमेरिका में बैठी एक कंपनी है और अमेरिका में जो कंपनी है वो इंजीनियर्स की कंपनी है, मतलब बेसिकली उनका सॉफ्टवेयर डेवलप करने का काम है। अब भाई अमेरिका में जो इंजीनियर है वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इंडिया के भी पढ़े लिखे हैं, इंडिया के उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं मैं तो ये कहूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि भाई उनके यहाँ सैलरी ज्यादा देते हैं। हमारे इंडिया में लेबर या वर्कर्स थोड़े कम पैसे में भी मिल जाते हैं। अब अमेरिका की वो कंपनियां क्या करती हैं, टेंडर उठाती हैं एंड इंडियन कंपनीज को दे देती हैं कि हाँ भैया अब जो है आप सॉफ्टवेयर डेवलप करो, हम आपके एम्प्लॉयज को सैलरी देंगे। क्यों? क्योंकि उनका काम भी हो रहा है, उनको एम्प्लॉयज जो हैं वो कम पैसे में मिल जा रहे हैं और डॉलर के रेट में रुपया भी थोड़ा कमजोरी है, आप जानते होंगे 80-82 रुपए चल रहा है $1 का रेट। इसके अलावा जब यहां के लोग बाहर की कंपनियों के लिए काम करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आपने कई बार कॉल सेंटर जैसे नाम भी या बीपीओ जैसे नाम भी सुने होंगे, जहां पे इंडियन जो यूथ है वो कॉल सेंटर्स में काम करता है और बाहर की कंपनियों के लिए काम करता है, क्योंकि उनको पता है कि भैया इंडिया में जो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अब तो चाइना से भी आगे निकल चुके हैं हम जनसंख्या के मामले में, तो यहाँ के लेबर जो है वो हमको सस्ते तरीके में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं ई बिजनेस की बात करूं, तो ई बिजनेस में मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। अगर ई बिजनेस की बात करूं तो इंटरनेशनलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का भी बहुत फायदा देखने को मिला है। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है? पूरी दुनिया एक घर हो जाए, टर्निंग द होल ग्लोब इनटू अ स्मॉल विलेज, जहां पे हम सारे गांवों को, मतलब छोटे से छोटे गांव को अमेरिका से भी जोड़ सकते हैं। आप मुझे बताइए कि अगर आपको आज अपने किसी गांव में बैठ के या रूरल एरियाज में बैठ के अमेरिका में कॉल करनी होगी, क्या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे बेटा? व्हाट्सएप जाएंगे, वॉइस कॉल खोलेंगे, वो आदमी दुनिया के किसी कोने में भी हो, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आप वॉइस कॉल या वीडियो कॉल कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है। तो यार ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनलाइजेशन का फायदा हो रहा है। आज आप बड़ी बड़ी कंपनियों को इंडिया में आते हुए देखते हैं, जैसे ऑडी, जैसे बीएमडब्ल्यू, मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज। तो ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, या अमेजन, ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये इंडिया में आज आ पा रही हैं क्योंकि इंटरनेशनलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है ई बिजनेस के माध्यम से। चलो यार, तो ई बिजनेस के बारे में तो काफी ज्यादा नॉलेज ले ली हमने। एंड ये फोटो आपको जो नजर आ रही है, इसका मतलब सिंपल सा है यार, जब हम फोन यूज करके, हम नेटवर्क यूज करके जब अपना सामान खरीदते या बेचते हैं, दैट इज ई बिजनेस, राइट। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग ई कॉमर्स और ई बिजनेस में क्या कंपैरिजन है। कई बार बच्चे ई कॉमर्स और ई बिजनेस में कंफ्यूज होते हैं। तो देखो,
वैसे तो अगर आप सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो कॉमर्स आप पढ़ रहे हैं एंड बिजनेस स्टडीज उसका एक पार्ट है, लेकिन यहां पे उल्टा हो रहा है। ई बिजनेस एक बड़ी टर्म है, ई कॉमर्स उसका एक पार्ट है। चलो देखते हैं। द टर्म बिजनेस इज ब्रॉडर देन कॉमर्स। भैया बिजनेस जो है ये एक ब्रॉड टर्म है, बड़ा टर्म है कॉमर्स के कंपैरिजन में। कॉमर्स एक छोटा टर्म है। इसके अलावा ई बिजनेस इज अ मोर इलेबोरेट टर्म एंड कंप्राइजेस वेरियस बिजनेस ट्रांजैक्शन। भैया ई बिजनेस एक बहुत बड़ा टर्म है और इसमें बहुत सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस आते हैं, ठीक है। चलो, और बहुत सारे फंक्शंस आते हैं जो हम इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर ई कॉमर्स की बात की जाए तो ई कॉमर्स में सिर्फ क्या है भैया, कस्टमर है और सप्लायर है। मतलब कस्टमर क्या खरीदेगा, सामान खरीदेगा, सप्लायर क्या करेगा, सामान बेचेगा। ई बिजनेस इंक्लूड नॉट ओनली ई कॉमर्स बट ऑल्सो अदर इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टेड बिजनेस फंक्शन। ई बिजनेस सिर्फ ई कॉमर्स को इंक्लूड नहीं करता है, बहुत सारे अदर फंक्शंस को भी इंक्लूड करता है, इसीलिए ई बिजनेस बड़ा है। देखो ई बिजनेस ये ले लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं ई बिजनेस, ठीक है, कि ये क्या है भैया, ये है ई बिजनेस और इसका बेटा छोटा सा पार्ट है क्या, ई कॉमर्स, ठीक है, इसका छोटा सा पार्ट है ई कॉमर्स। ऐसे ही इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे प्रोडक्शन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इन अकाउंटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स। तो भैया अकाउंटिंग ई बिजनेस का पार्ट है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स ई बिजनेस का पार्ट है, प्रोडक्शन ई बिजनेस का पार्ट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट ई बिजनेस का पार्ट है। मतलब ई बिजनेस एक बड़ा टर्म है और ई कॉमर्स और ये सारे फंक्शन उसके सिर्फ पार्ट है। ई बिजनेस इज मच मोर देन बाइंग एंड सेलिंग। बेटा ई बिजनेस बहुत ज्यादा है बाइंग और सेलिंग से। ई कॉमर्स का मतलब होता है सिर्फ खरीदो बेचो, मतलब बाइंग एंड सेलिंग, लेकिन ई बिजनेस इज मच मोर देन बाइंग एंड सेलिंग। चलो भाई बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं एंड ई कॉमर्स और ई बिजनेस में प्रॉपर डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस हमको नजर आ रहा है एंड ये डिफरेंस आपके लिए सफिशिएंट होगा। सबसे पहला जो डिफरेंस नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है, ई कॉमर्स इन्वॉल्व्स कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन डन ओवर इंटरनेट। अगर ई कॉमर्स कोई पूछे तो क्या बोलने का, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस डन ओवर द बिजनेस, डन ओवर द इंटरनेट। जबकि ई बिजनेस की बात किया जाए तो बिजनेस प्रोसेस एक बड़ा टर्म होता है। बिजनेस प्रोसेस में मैंने आपको बताया प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ये सारी चीजें आती हैं। ई-कॉमर्स इज यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन मीडियम दैट केटर्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। ई कॉमर्स में सिर्फ और सिर्फ बाइंग और सेलिंग के ऊपर बात हो रही है, परंतु यहां आप देखेंगे तो ई बिजनेस में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड होता है। इंफॉर्मेशन साझा करना इज ऑल्सो द ई बिजनेस काइंड ऑफ थिंग। जैसे कि इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट देखते हो कोई मोटिवेशनल, तो वो ई कॉमर्स होगा या ई बिजनेस होगा? वो बेटा ई कॉमर्स तो कतई नहीं होगा, क्योंकि उसके पैसे तो आपको देने नहीं पड़ रहे हैं, वो तो फ्री में आपको मिल रहा है। तो वो ई बिजनेस होगा जहां पे इंफॉर्मेशन आपसे साझा की जा रही है, ठीक है। Thus, those activities which essentially involve monetary transaction, जहां पे पैसा इंक्लूड हो वो ई कॉमर्स होता है। जैसे मैंने आपको बताया इंस्टाग्राम का एग्जांपल, इंस्टाग्राम में आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं, इसलिए वो ई कॉमर्स नहीं, वो ई बिजनेस है। एंड जहां पे रॉ मटेरियल, गुड, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन की बात हो वो होता है ई बिजनेस। ई कॉमर्स यूजुअली रिक्वायर अ वेबसाइट, ई कॉमर्स में एक वेबसाइट की जरूरत पड़ती है, जबकि ई बिजनेस में CRM, ERP दैट कनेक्ट डिफरेंट बिजनेस प्रोसेसेस। भैया जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, जैसे कस्टमर रिलेशनशिप, ठीक है, जैसे ERM बोले तो एम्प्लॉय रिसोर्स प्लानिंग, तो ERP वगैरह और CRM वगैरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो यहां पे यूज होते हैं। ई कॉमर्स को इंटरनेट पे करना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि भैया वो तभी ई का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब कंपलसरी है ई कॉमर्स का इंटरनेट पे होना, ठीक है। अच्छा, ई बिजनेस में इंटरनेट भी इंक्लूडेड है, इंट्रानेट भी इंक्लूडेड है और इसी के साथ साथ एक्स्ट्रानेट भी इंक्लूडेड है। अब इंट्रानेट क्या होता है? जहां देखो भैया, इंटरनेट मतलब नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स और इंटरनेट मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का नेटवर्क। तो यहां पे ये दोनों ही चीजें इंक्लूड होती हैं। आप एक बार चाहें तो इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने मेन चीजें मार्क कर दी हैं। चलो बच्चों, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट एंड अब आगे बढ़ते हैं। अब भैया बात करने वाले हैं कि ई कॉमर्स कितने तरीके के होते हैं। तो आपको मेरे पीछे 4 तरीके दिख रहे होंगे। सबसे पहला B2B, ठीक है। अब B2B समझिए, B2B, B2C, इधर आता है इंट्रा बी और यह आ गया आपका C2C और यह आ गया आपका इंट्रा बी। सबसे पहले हम लोग समझते हैं B2B के बारे में। अब B2B का मतलब है, B का मतलब यहां पे फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस टू बिजनेस। जहां पे भी B आपको दिख रहा है इसका मतलब बिजनेस। C का फुल फॉर्म है कस्टमर। यहां पे जब एक बिजनेस
दूसरे बिजनेस को सामान खरीदता या बेचता है, जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से सामान खरीदता या बेचता है उसे कहते हैं B2B। जब एक बिजनेस कस्टमर को सामान खरीदता या बेचता है उसे कहते हैं B2C। जब कस्टमर ही कस्टमर से सामान खरीदता या बेचता है इसे कहते हैं C2C। और जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही बिजनेस होता है, कॉमर्स होता है, तो उसे कहते हैं इंट्रा बी। इंट्रा बी मतलब विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले बात करते हैं भैया B2B के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग? बात करने वाले हैं B2B के बारे में। एग्जांपल देता हूं B2B का। ऑडी कार है, ठीक है, गाड़ी का नाम है ऑडी। ऑडी अपनी कार बनाती है, बहुत बढ़िया। ऑडी में टायर बेटा काहे का लगता है? BMW का। ऑडी हो चाहे BMW, टायर किसका लगता है? टायर लगता है आपका MRF का और या तो सीएट का, मतलब इंडियन कंपनीज का नाम बता रहा हूं। एंड इट इज जस्ट एन एग्जांपल कि हाँ भाई जो गाड़ियां हैं वो अपना टायर खुद नहीं बनाती हैं, MRF या सीएट जैसी या अपोलो टायर जैसी कंपनियों का इस्तेमाल करती हैं। अब मुझे बताइए कि क्या इन दोनों में कोई भी कस्टमर है? नहीं जी, कोई भी कस्टमर नहीं है। ऑडी भी एक बिजनेस चला रही है, BMW भी एक बिजनेस चला रही है, MRF और सीएट भी एक बिजनेस चला रही है। ऑडी ने टायर खरीदा, कस्टमर की कोई यहां पे इंक्लूड नहीं हुआ, पैसा तो दिया होगा, खरीदना बेचना तो हुआ ना, कॉमर्स तो हुआ ना भाई। MRF ने टायर बेचा एंड ऑडी ने टायर खरीदा, ये कॉमर्स तो हुआ। लेकिन क्या यहां पे कस्टमर का कोई भी नामो निशान था? नहीं था। इस वजह से यहां पे B2B की बात हुई। अगर मैं B2C की बात करूं, मतलब बिजनेस टू कॉमर्स की बात करूं, बिजनेस टू कंज्यूमर की बात करूं, तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा भैया? मिंत्रा। मिंत्रा क्या कर रहा है? सामान बेच रहा है सीधे कस्टमर को। फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है? सामान बेच रहा है सीधे कंज्यूमर को। अमेजन क्या कर रहा है? सामान बेच रहा है सीधे कंज्यूमर को। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? B2C हो जाएंगे, मतलब बिजनेस से डायरेक्टली कंज्यूमर तक सामान पहुंच रहा है। बात करते हैं C2C। C2C मतलब होता है जहां पे एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को सामान खरीदता या बेचता हो। एग्जांपल देता हूं, जब आप अपनी पुरानी किताबें बेचते हैं, बच्चे क्या करते हैं? अपनी पुरानी किताबें हाफ रेट पे बेच देते हैं किसी दुकान पे जाके। पहले तो भैया ये होता था कि कबाड़ में बेच दो, लेकिन आजकल ऐसी दुकानें भी हैं जो आपकी पुरानी किताबों को 50% रेट पे खरीदती हैं। तो मान लीजिए कोई किताब 100 रुपए की है, आप नेक्स्ट क्लास में चले गए हैं और अब वो किताब आपके किसी काम की नहीं है, आप उसको 50% में बेच सकते हैं। तो ओल्ड बुक वाला जो बिजनेस है, अब आप करेंगे क्या? वो दुकान वाला क्या करेगा? वो दुकान वाला अगेन उस बुक को बेच देगा, या आप दुकान वाले को हटा सकते हैं एंड डायरेक्टली अपनी किताबें किसी बच्चे को आगे बेच सकते हैं 50% रेट पे। ठीक है, तो ओल्ड बुक्स को बेचना वगैरह क्या हो जाता है? C2C। C2C मतलब कस्टमर टू कस्टमर। ना ही आप बिजनेस कर रहे हैं, ना ही आपको ना ही आपने जिसको बुक बेची, ना ही वो बिजनेस कर रहा है। तो यहां पे कोई भी बिजनेसमैन नहीं था, कस्टमर ने एक दूसरे से इंटरेक्ट किया एंड अपनी नीड्स को फुलफिल किया। अगर मैं बात करता हूं इंट्रा बी की, इंट्रा बी मतलब होता है कि भैया एक फर्म का इंटरनल प्रोसेस, एक फर्म का इंटरनल प्रोसेस की बात यहां पे हो रही है कि एक फर्म के इंटरनली क्या खरीदना बेचना चल रहा है, उसके बारे में बात हो रही है। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने फाइनेंस डिपार्टमेंट से पैसे उठाए एक ही फर्म के अंदर, तो वो हो जाएगा इंट्रा बी। आई होप कि बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा थोड़ी थोड़ी चीजें। एंड अब चलिए रीड आउट कर लेते हैं थोड़ा बहुत। B2B मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहां पे दो बिजनेस आपस में इंटरैक्ट करते हैं। एग्जांपल दिया, ऑडी अगर टायर खरीदती है MRF का, तो MRF भी बिजनेस है, ऑडी भी बिजनेस है, कोई भी कस्टमर नहीं है, तो B2B यहां पे एग्जांपल हो जाएगा। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज और डिलीवरिंग वैल्यू रिक्वायर्स अ बिजनेस टू इंटरैक्ट विद अ नंबर ऑफ अदर बिजनेस फर्म। अगर आपको कोई भी सामान बनाना है तो आपको अदर बिजनेस फर्म से क्या करना पड़ेगा? इंटरैक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए, एक और एग्जांपल देता हूं, अगर आपको शर्ट बनानी है ना, तो आपको कॉटन लेना पड़ेगा या कॉटन खरीदना पड़ेगा। अब जो कॉटन बेचेगा वो भी बिजनेसमैन, जो शर्ट बना रहा है वो भी बिजनेसमैन, तो इसे हम कह देंगे B2B ट्रांजैक्शन। यहां पे कस्टमर का कोई भी रोल नहीं आता है। ठीक, दे मे बी अ पार्ट ऑफ द चैनल थ्रू विच अ फर्म डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रोडक्ट्स ऑन द कंज्यूमर। चलो ये भी हो गया। दूसरी बात, मान लीजिए कि आपने शर्ट बना दी एंड आपको शर्ट जो है पहुंचाना है किसी और सिटी में। कोई और सिटी है, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ दिल्ली। आपने दुनिया के किसी भी कोने से सामान बनवाया है एंड अब आपको दिल्ली ट्रांसपोर्ट करवाना है। आप इस्तेमाल कर रहे हो किसी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का। किसका इस्तेमाल कर रहा हो? किसी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का। ट्रांसपोर्टेशन कंपनी क्या करती है? आपके ऑर्डर्स को आपके शहर से उठाती है एंड दिल्ली ट्रांसफर करती है, मतलब वो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट में है, तो भी वो B2B ही कहलाएगा, उसे हम बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स ही कहेंगे। चलो भाई, बात करते हैं B2C कॉमर्स की। B2C मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर। यहां पे एक तरफ बिजनेस के, व्यापार के, धंधे के एक तरफ बिजनेस होते हैं और एक तरफ कस्टमर्स होते हैं। हैव बिजनेस फर्म्स एट वन एंड एंड इट्स कस्टमर्स एट द अदर एंड।
बिजनेस फर्म्स होते हैं एक एंड पे और कस्टमर्स होते हैं दूसरे एंड पे। B2C कॉमर्स इंक्लूड मार्केटिंग एक्टिविटीज सच एज आइडेंटिफाइंग एक्टिविटीज। अब B2C कॉमर्स में क्या क्या चीजें आती हैं वो आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है एक्टिविटीज को। भाई कस्टमर आ गया, अब कस्टमर तो भैया डिमांडिंग है, कस्टमर की तो डिमांड हमेशा बदलती रहती है, तो पहले ये देखो कि कौन सी एक्टिविटीज हम काम कर रहे हैं, किन एक्टिविटीज पे। अपने सामान का प्रमोशन करना भी आपकी ही जिम्मेदारी है, ठीक है। इसके अलावा डिलीवरी करना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। अब अगर आप मंगाते हो सामान फ्लिपकार्ट से, तो पता है जो सामान आपके घर में आता है ना, फ्लिपकार्ट ने सिर्फ भेजा है, ठीक है, बनाया है सेलर ने जो फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर्ड है, एंड डिलीवरी कर रही है एक फ्लिपकार्ट की कंपनी, उसका नाम है ई कार्ट। इसका मतलब फ्लिपकार्ट का अपना क्या है, कुछ नहीं। फ्लिपकार्ट की अपनी सिर्फ और सिर्फ ऐप है। फ्लिपकार्ट सिर्फ ऐप प्रोवाइड कर रही है, बेचने वाला सेलर है, फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट नहीं है, सेलर के प्रोडक्ट है। अगर आप एक ब्रांड की जीन्स खरीदते हो, मान लो ब्रांड का नाम है रेड टेप, अगर आप रेड टेप की जीन्स खरीद रहे हो, बेच कौन रहा है, रेड टेप, खरीद कौन रहा है, आप, और आपके घर तक भिजवा कौन रहा है, ई कार्ट, ना कि फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट इज जस्ट प्रोवाइडिंग एन ऐप टू इंटरैक्ट। तो ये सारी चीजें डिलीवरी वगैरह करना भी कहां आ जाती है, ऑनलाइन में ही आ जाती है। इसके अलावा एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको। इसके अलावा एक और एग्जांपल क्या है, ओला या उबर। बेटा उबर की ना अपनी गाड़ी, ना अपना ड्राइवर, ठीक है, और ना अपने कस्टमर। कस्टमर क्या कर रहा है, ड्राइवर से गाड़ी बुक करा रहा है। ओला क्या है, उबर क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे ड्राइवर भी है और कस्टमर भी है, मतलब पैसेंजर भी है। ओला का या उबर का अपना कुछ नहीं है, मात्र एक सॉफ्टवेयर है, एंड वो दोनों तरफ से पैसा उठाते हैं। हमसे पैसा मिलता है जब ड्राइवर को, तो ड्राइवर के पैसे का कुछ हिस्सा, इनकम का कुछ हिस्सा ओला और उबर को भी जाता है। जबकि गाड़ी ड्राइवर की, ड्राइवर खुद ओला का नहीं है, वो अनजान आदमी है, उसने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ड्राइवर की तरह एक ओला या उबर में क्या कर रखा है, रजिस्टर करा रखा है, ठीक। बाकी अमेजन एंड अजियो भी ऐसी कंपनीज हैं जो क्या करती हैं, सामान ऑनलाइन बेचती हैं डायरेक्टली कस्टमर्स को, तो इसलिए मैंने यहां पे आपको दिखा दिया है। चलो जी, बात करते हैं इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स का मतलब होता है यहां पे जो पार्टीज हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस में इंडल्ज होती हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं, आर फ्रॉम विद इन अ गिवन बिजनेस। लिखा हुआ है ना, here parties involved in the electronic transactions are formed within a business, given business, within a given business, और इसीलिए इनका नाम क्या है, इंट्रा। इंट्रा मतलब ही होता है विद इन, मतलब इंट्रा मतलब अंदर, किसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब सुनो, ई बिजनेस एक बहुत बड़ा टर्म है और इसीलिए इंट्रानेट, इंट्रानेट क्या होता है भैया, एक ऑर्गेनाइजेशन में जब इंटरनेट चलता है ना, उसे इंट्रानेट कहते हैं। कि वो जो इंटरनेट है वो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही यूज कर पाएंगे। जैसे आपके स्कूल में अगर इंटरनेट है और उसको सिर्फ कंप्यूटर लैब में लगाया गया है, साइंस लैब में लगाया गया है, एंड प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की टेबल पे लगाया गया है, तो वो क्या हो जाएगा, इंट्रानेट हो जाएगा, ठीक है। और इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों होता है, ताकि हम मैनेज कर सके इंट्रैक्शंस को और डीलिंग्स को वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर। भैया एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, अब इन सारे डिपार्टमेंट को आपस में बातचीत करनी भी बहुत जरूरी है। इसके लिए ये लोग इंट्रानेट का इस्तेमाल करते हैं और उसे ही हम लोग इंट्रा बी कॉमर्स कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करके मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू इंटरैक्ट विद द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जब मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जुड़ी रहती है कंप्यूटर के नेटवर्क का यूज करके, ठीक है, तो कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग ही वो प्रोड्यूस करेंगे। देखो भैया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जुड़ा रहेगा ना, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये पता लगता रहेगा कि मार्केट में डिमांड किस चीज की है, एंड जिस चीज की डिमांड है फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसी डिमांड को पूरा करने की कोशिश करेगा, मतलब वैसा ही प्रोडक्ट बनाएगा जो मार्केट में बिकेगा। तो इसलिए आपस में डिपार्टमेंट्स का जुड़ा होना बहुत जरूरी है। इसके लिए वो लोग क्या यूज कर सकते हैं, इंट्रानेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब अगर आप कंप्यूटर बेस्ड इंटरेक्शंस का यूज करते हो तो आपकी इन्वेंट्री थोड़ी कंट्रोल में आ जाएगी, कैश मैनेजमेंट अच्छे से कर पाओगे, प्लांट और मशीनरी का अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन कर पाओगे, हैंडलिंग कर पाओगे कस्टमर के ऑर्डर को, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। देखो यार, मैं आपको बताता हूं, आज आप देखिए आप अपने फोन में देखो बेटा, आपके अपने फोन में हजारों एप्स हैं। यहां तक कि एक ऐप आती है खाता बुक,
खाता बुक में आप अपने खर्चे जोड़ते जाओ, वो बता देगा कि आपने कहां कहां कितने कितने खर्चे किए, ताकि आप अपने खर्चों को ट्रैक कर सको और अपने खर्चों को मिनिमाइज कर सको। अब कस्टमर की हर चीज पे एक ऐप है, तो क्या एक ऑर्गेनाइजेशन एक ऐप का इस्तेमाल नहीं कर सकती है अपने ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए? क्या एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं कर सकती है प्लांट एंड मशीनरी में कितने लेबर क्या काम कर रहे हैं उसको देखने के लिए? जी बिल्कुल कर सकती है। ठीक है, जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन में बायोमेट्रिक सिस्टम होता है, पंचिंग करनी पड़ती है अटेंडेंस लगाने के लिए, तो वो सारी चीजें रिकॉर्ड होती रहती है कंप्यूटर में, पता लगता रहता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा एम्प्लॉय कितने टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन में रहा और उसने क्या काम किया। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रा बी कॉमर्स। बात करते हैं बच्चों, किसकी बात करने वाले हैं? C2C कॉमर्स। C2C कॉमर्स में क्या आता है? जहां पे एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर से इंटरेक्ट करता है। When the business originates from the consumer and the ultimate destination is also consumer, जहां पे कहानी शुरू भी कंज्यूमर से हुई और खत्म भी कंज्यूमर पे ही हो रही है, उसे कहते हैं C2C कॉमर्स। बेस्ट सुटेड फॉर डीलिंग इन गुड्स विच देयर इज नो एस्टैब्लिश्ड मार्केट। बेटा ये ऐसे गुड्स के लिए होते हैं ना जिनके लिए कोई भी मार्केट एस्टैब्लिश नहीं है, जैसे कि पुराने किताबों को बेच देना या पुराने कपड़ों को बेच देना, इसके लिए कोई मार्केट नहीं है। पुराने कपड़ों को बेचने के लिए आप डायरेक्टली बेच सकते हो। अब इसके लिए एक एग्जांपल है मेरे पास आपके लिए, ईबे। ईबे एक कंपनी थी जहां पे आप अपने कंज्यूमर क्या करते थे? अपने पुराने सामान बेच सकते थे। कंज्यूमर सेल देयर गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर कंज्यूमर, जहां पे एक कंज्यूमर अपने गुड्स को अदर कंज्यूमर्स को बेचता था। ठीक, अब हुआ क्या? समय धीरे धीरे आगे बढ़ा और आप जानते हैं कि हर जगह फ्रॉड तो होने ही लगता है कि भैया प्राइस कोट कर दिया 100 रुपए, फोटो खींच के डाल दी और फिर जब खरीदने गए पता चला भैया सामान तो 500 रुपए का है। ठीक है, तो ईबे ने क्या कहा? ईबे ने कहा कि एक काम करो, एक दूसरे को रेटिंग दो। अगर एक दूसरे को वो दोगे ना रेटिंग, तो रेटिंग से क्या होगा? जो आगे के कंज्यूमर है ना, वो उस बंदे की रेटिंग देख के पहचान पाएंगे कि वो बंदा कितना ऑथेंटिक है, सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा। रेटिंग तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, आप कोई भी सामान अमेजन फ्लिपकार्ट पे देखते होंगे तो उसकी रेटिंग लिखी होगी, 5 स्टार बने होते हैं ऐसे। ठीक है, मान लीजिए 3 स्टार बने हुए हैं तो ऐसे होती है। मान लीजिए 2.5 रेटिंग है तो इसको पूरा कलर कर देंगे। ठीक है, इसको पूरा कलर कर देंगे एंड इसको आधा कलर करेंगे, 2.5। ठीक है, मतलब 3 पूरा नहीं। तो इस तरीके से कुछ आप रेटिंग देते हो एंड ईबे ने भी रेटिंग का सिस्टम शुरू कर दिया। ईबे अलाउज ऑल द सेलर्स एंड बायर टू रेट वन अनदर। इन दिस मैनर future prospective purchasers may see that a particular seller has sold to more than 2000 customer, all of whom rate the seller as excellent। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, सेलर और बायर एक दूसरे को रेट कर सकते थे और रेट करने से क्या हुआ? जो आगे के लोग हैं ना वो देख लेते थे, अच्छा इसने 2000 लोगों को सर्व किया है, इसका मतलब ये बंदा ऑथेंटिक है, एंड वो रेट उसके अच्छे देखकर सेलर को एक्सीलेंट मानते थे एंड उसी से सामान खरीदते थे। तो ये होता है बच्चों C2C कॉमर्स। चलिए कुछ एग्जांपल देते हैं C2C कॉमर्स के। सबसे पहला एग्जांपल तो आपके मन में जरूर आता होगा, ईबे। अब ईबे एक बहुत पुरानी कंपनी थी एंड ईबे का कंसेप्ट थोड़ा अलग था। ईबे का कंसेप्ट फोटो खींच के डालना और ये सब उस जमाने में था नहीं जब ईबे ने अपना बिजनेस शुरू किया था। हालांकि ये दोनों ही तीनों ही कंपनियां आपको आज मार्केट में बहुत फलती फूलती हुई नहीं दिखेंगी। ठीक है, लेकिन एग्जांपल बड़ा तगड़ा है OLX। OLX एक शायद इंडियन कंपनी है एंड OLX पे भी आप अपना सामान खरीद बेच सकते हो। आप अपनी पुरानी गाड़ी, पुराना ट्रक, पुराना कपड़ा, पुरानी फ्रिज, पुराना माइक्रोवेव, पुराना पंखा, पुरानी टीवी, कुछ भी OLX, क्विकर और EBA पे बेच सकते हैं। क्विकर की टैगलाइन भी यहां पे दे रखी है, आसान है बदलना। ठीक है, बदलना मतलब आपको खुद को नहीं बदलने की बात कर रहे हैं, आसान है बदलना मतलब सामान को बदलना बहुत आसान है। पुराने फर्नीचर को बेच के नया फर्नीचर लाना बहुत आसान है, इसकी बात ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलो भाई बात करते हैं कि ई बिजनेस के क्या कुछ फायदे भी हैं या ऐसे ही किए जा रहे हैं ई बिजनेस। तो भैया बिल्कुल है फायदे। सबसे पहला फायदा है कि आप आसानी से ई बिजनेस कर सकते हो। एक बात बताओ, आपको अगर नॉर्मल बिजनेस करना है तो अपनी दुकान खोलनी पड़ेगी, रेस्टोरेंट खोलना है तो रेस्टोरेंट के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? रेस्टोरेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक बड़ा सा जमीन लेनी पड़ेगी, उस पर रेस्टोरेंट बनवाना पड़ेगा। अच्छा, मान लो आप किराए पे भी लेते हैं तो हजारों रुपए का किराया उसका चला जाएगा। देन फिर प्रॉपर किचन होगी, वेटर रखोगे, प्लेटें लाओगे, यूटेंसिल्स लाओगे, बहुत खर्चा होगा। ऐसे ही कोई भी अलग आपको दुकान खोलनी है, वहां पे क्या होगा? प्रॉपर दुकान लाओगे, प्रॉपर उसकी लाइटिंग करवाओगे, प्रॉपर उसका वुडन फर्नीचर वगैरह का काम करवाओगे, CCTV लगाओगे, एक डेस्क बनवाओगे जहां पे आप अपना सामान रखते बेचते हैं। शॉप आपने देखी होंगी सारी, शॉप में बहुत सारा खर्चा होता है।
ठीक है, आप उसका शटर लगवाओगे, शीशा लगवाओगे, हर काम करोगे। मान लो कपड़े की दुकान है तो डमी वगैरह लगाओगे, अब बड़ा खर्चा होगा भैया। तो इसका मतलब है कि फॉर्मेशन बड़ा कठिन है ऑफलाइन में जाना। लेकिन ऑनलाइन आप देखिए, ई बिजनेस में देखिए, कुछ करना ही नहीं है, सामान बना रहे हो, जहां बना रहे हो, कोई मतलब नहीं है, रख लिया अपने घर में ही, मान लीजिए आपने रख लिया और आपका सामान जो है ऑर्डर आता जाएगा, आप अपने घर से पैक करके भेज सकते हैं। किसी दुकान की कोई जरूरत नहीं, कोई आपकी दुकान को देखने नहीं आ रहा, सिर्फ आपके प्रोडक्ट पे आपको लोग जज करेंगे। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, तो भैया देखो ऐसा है, इन्वेस्टमेंट लगेगी कम और आसानी से खोल भी सकते हो। और दूसरी बात कि जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट होती है ना, आप दुकान खोलोगे तो भैया आग लगने का डर ना हो, फायर एक्सटिंग्विशर लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, लकड़ी का काम करवाना है, शीशे का काम करवाना है, वो सबसे फुर्सत, झंझट से मतलब कहानी खत्म। एंड ई बिजनेस इज रिलेटिवली इजी टू स्टार्ट, ई बिजनेस को शुरू करना थोड़ा आसान होता है। दूसरी बात, इंटरनेट बड़ा आजकल फेमस है, पॉपुलैरिटी इंटरनेट की बहुत है। तो इंटरनेट पे एक कहावत है, इंटरनेट पे अगर बिजनेस करना है तो एक कहावत है, नेटवर्क्ड इंडिविजुअल एंड फर्म्स आर मोर एफिशिएंट देन नेटवर्थड इंडिविजुअल। अब बेटा कहां पे आ रही है, यहां पे वर्थ है, यहां पे वर्क है। यानी कि क्या कहा जा रहा है, ऐसे लोग, ऐसे इंडिविजुअल जिनका नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग है, वो ज्यादा अच्छे से बिजनेस कर लेंगे ऐसे लोगों के बजाय जिनके पास नेटवर्क नहीं है, सिर्फ नेट वर्थ है। जिनके पास पैसा है ना, वो शायद बिजनेस ना कर पाए, लेकिन जिनके पास नेटवर्क है वो हो सकता है बिजनेस कर ले जाए। नेटवर्क्ड इंडिविजुअल एंड फर्म्स आर मोर एफिशिएंट देन नेट वर्थड इंडिविजुअल। लिखा हुआ है, दिस मींस दैट इवन इफ यू डू नॉट हैव मच ऑफ द इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं भी है लेकिन आपके पास कॉन्टैक्ट है, नेटवर्क है, आप बहुत आसानी से बिजनेस कर सकते हो। एंड इसके लिए ई बिजनेस इज द प्लेटफॉर्म, बेस्ट प्लेटफॉर्म, अगर आपके पास ज्यादा पैसे बिजनेस में डालने के लिए नहीं है। चलिए सेकंड बेनिफिट की ओर बढ़ते हैं भैया। कुछ है भी सेकंड बेनिफिट? बिल्कुल है, कन्वीनियंस। बेटा कंज्यूमर, आप मुझे बताओ, एज अ कंज्यूमर आप मुझे बताओ, आपने फ्लिपकार्ट से सामान लिया होगा, मिंत्रा से सामान लिया होगा, अमेजन से सामान लिया होगा, बेटा आप कभी भी उस ऐप को खोल के ऑर्डर प्लेस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? आप कहोगे हाँ सर कर सकते हैं। ठीक, पहला पॉइंट कि भैया 24 घंटे 7 दिन हर हफ्ते और साल के 365 के 365 दिन कोई बिना छुट्टी के, यहां तक कि गांधी जयंती, 15 अगस्त और 26 जनवरी की छुट्टी भी नहीं। ठीक है, रीता और रेखा, एग्जाम्पल के तौर पे रीता एंड रेखा नाम की जो लड़कियां हैं वो शॉपिंग कर सकती हैं आधी रात को भी, उनको कहीं भी दिन होने का इंतजार नहीं करना है, जब टाइम मिले, जब अच्छा लगे तब आप शॉपिंग कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, कहीं जाने की, कहीं आने की, भीड़ धड़क्के की, और उसके बाद हजारों रुपए ट्रेवलिंग में खर्च करने की आपको कोई जरूरत नहीं। अब मार्केट जा रहे हैं, पता चला ओला से जा रहे हैं, 250 रुपए मार्केट जाने तक और 250 रुपए मार्केट से आने तक, 500 रुपए तो यही खर्च हो गए। दूसरी बात, मार्केट गए तो मार्केट में भीड़ बहुत थी, एंड भैया सामान भी बहुत बड़े महंगे मिल रहे थे। तो ई बिजनेस का फायदा ये कि आपको आसानी है, कन्वीनियंस है। अच्छा, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है। Such flexibility is available even to the organizational personnel whereby they can do work from wherever they are and wherever they want to do it। देखो बात ये हो रही है कि जो भैया, ये तो हो गई कस्टमर की बात, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो जो लोग ई बिजनेस को कर रहे हैं ना, वो भी कहीं से काम कर सकते हैं, जहां से उनका मन चाहे, whenever and wherever, चाहे जहां से मन चाहे वो काम कर सकते हैं। इट रिफर्स टू ऑफर्स द एडवांटेज ऑफ एसेसिंग एनीथिंग एनीवेयर एनी टाइम। भैया किसी भी चीज को कहीं से भी किसी भी समय आप एक्सेस कर सकते हो, यह कन्वीनियंस आपको इंटरनेट या ई बिजनेस देता है। बात करते हैं स्पीड की। अच्छा भैया एक बात बताओ, आजकल इंटरनेट जो है 5G की स्पीड पे चल रहा है। अब जियो और एयरटेल ने तो अपना 5G भी लॉन्च कर दिया है, वाईफाई लगवा लो तो और तेज स्पीड आती है। उसके अलावा 799 या 700 रुपए के रिचार्ज पे आपको जो है जियो का रिचार्ज मिल जाता है, जियो और एयरटेल का रिचार्ज मिल जाता है आपको 700 या 799 के रिचार्ज पे, एंड 1.5 GB इंटरनेट आपको रोज मिलता है, एंड स्पीड भी अच्छी खासी आती है। अब इसका मतलब कि स्पीड तो है, ठीक है। पहली चीज तो ये कि आपको इंटरनेट तेज होने की वजह से ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता है शॉपिंग करने के लिए। पहले से ही सामान देख लो एंड तुरंत पेमेंट करो, घर आ जाएगा 2-3 दिन। दूसरी बात, आजकल भैया प्रोसेस, आपने ऑर्डर दिया, आप देखिए ऑर्डर आपने कभी दिया और 2 दिन में आपका ऑर्डर रिसीव भी हो जाता है। खासकर अमेजन या मिंत्रा या फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों पे उनका साइकिल टाइम बड़ा तेज है। कैसे तेज है? क्योंकि भैया उन्होंने जगह जगह पे क्या कर रखे हैं, अपने स्टोर्स खोल रखे हैं।
एक शहर है मान लीजिए दिल्ली, अब दिल्ली में पता चला 100 स्टोर है फ्लिपकार्ट मिंत्रा के, करो ऑर्डर। कहां से ऑर्डर करोगे जो हम नहीं पहुंचा पाएंगे 2 दिन में? बिल्कुल पहुंचा देंगे। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको साइकिल टाइम के बारे में बताता हूं। साइकिल टाइम क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट अ साइकिल। ठीक है, डिमांड से लेकर डिमांड को पूरा करने तक जो टाइम लगता है उसको साइकिल टाइम कहते हैं। तो आजकल भैया साइकिल टाइम बहुत कम हो गया है। उसके बाद डिजिटल एरा में इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस की तरह लाइट की स्पीड से सामान डिलीवर होता है एंड आप अपना काम कर सकते हो, फंड भी ट्रांसफर कर सकते हो लाइट की स्पीड से। दूसरी बात, अब भैया आजकल इंफॉर्मेशन इंटेंसिव। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप सिर्फ शॉपिंग करने को ही बिजनेस मानते हो? नहीं बेटा, सॉफ्टवेयर यूज करना। अब मैं आपको बताता हूं, अगर गूगल है, आपकी जो गूगल की आईडी है उसमें 15 जीबी का स्पेस होता है। जब 15 जीबी बेटा भर जाएगा ना, तो उसके बाद पैसा देना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग। तो भैया एक बात समझ लीजिए, एक बात समझ लीजिए कि सॉफ्टवेयर को खरीदना बेचना हो, ठीक है, हाँ चलो ये समझ गए ना, ये पिछले वाले पन्ने में लिखा था, लेकिन ठीक है। सॉफ्टवेयर खरीदना बेचना हो, मूवीज देखते हो कि नहीं देखते हो नेटफ्लिक्स पे, अमेजन पे, प्राइम वीडियो पे, म्यूजिक सुनते हो कि नहीं सुनते हो स्पॉटिफाई पे, सावन पे, ई बुक पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो कुकू एफएम पे या किंडल पे, जर्नल पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो इन शॉर्ट्स वगैरह में, बिल्कुल करते होगे ये सारी चीजें। तो भैया ये सारी चीजें आजकल बड़ी तेजी से आपको मिल जाएंगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अखबार वाला, अखबार हो सकता है लेट डालने आए, लेकिन इन शॉर्ट अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो खबर आपके पास तुरंत पहुंचेगी। बात करते हैं भैया चौथे पॉइंट की, चौथे फायदे की, जो कि है ग्लोबल रीच और ग्लोबल एक्सेस। आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप किसी भी कोने तक पहुंच सकते हैं, मतलब इंटरनेट की कोई बाउंड्री तो है नहीं। और सेलर जो है वो ग्लोबल मार्केट को एक्सेस कर सकता है। एक अमेरिका में बैठा हुआ सेलर अपने सामान को इंडिया में बेच सकता है। इसी के साथ साथ बायर भी इंडिया में बैठ के अमेरिका का सामान खरीद सकता है। तो भैया बायर भी कोई भी प्रोडक्ट दुनिया के किसी भी कोने से ले सकता है एंड सेलर भी कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कोने में बेच सकता है। चलो जी, बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, जो कि है मूवमेंट टुवर्ड पेपरलेस सोसाइटी। आप जानते हो भैया कि पेपर्स बनाने के लिए पेड़ों को काटना पड़ता है। आज की रिक्वायरमेंट ये है बेटा, ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए, जो ये क्लाइमेट चेंज को देखते हुए, ओजोन लेयर डिप्लीशन को देखते हुए, कि भैया पेड़ों को बचाओ एंड उसके लिए पेपर का यूज कम से कम करो। किसका यूज करो? फोन पे डॉक्यूमेंट्स का यूज करो। तो आजकल सरकार भी इसको बढ़ावा दे रही है। ठीक है, यूज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के बढ़ते हुए यूज ने पेपर वर्क को थोड़ा कम कर दिया है। यहां तक कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटी भी आजकल पेपरलेस काम में जा रही है। आप खुद देखो, आजकल एफआईआर भी आप ऑनलाइन करा सकते हो, बिजली का बिल ऑनलाइन भर सकते हो, पानी का बिल ऑनलाइन भर सकते हो, इनकम टैक्स ऑनलाइन भर सकते हो, हाउस टैक्स ऑनलाइन भर सकते हो, कुछ भी आप ऑनलाइन कर सकते हो। ऐसी कोई चीज नहीं जो आप ऑनलाइन ना कर पाए। अगर मैं गवर्नेंस की बात करूं, यहां तक कि आप आरटीआई वगैरह भी पहले फाइल करते थे तो ऑनलाइन ही कर सकते हैं। ई कॉमर्स टूल्स आर अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एट स्पीडिंग अप द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग परमिशन, अप्रूवल एंड लाइसेंसेस। अगर आपको कोई परमिशन चाहिए, अप्रूवल चाहिए, लाइसेंस चाहिए, वो भी आपको आज आप देखिए मिल जाएगा फोन पे ही। आप मुझे बताओ, अगर आपका एटीएम कार्ड, एटीएम नहीं, डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड अगर खो जाए, अगर आपके एम पॉकेट में है या आपके किसी और तरह से आपके फोन में है, तो आपका तब भी काम चलता रहेगा। ठीक है भाई, तो चलो, तो भैया पेपरलेस सोसाइटी के बारे में है बात। एंड अब बात करते हैं कि मैंने आपको बताया, हमेशा बताया कि हर सिक्के के 2 पहलू हैं, हेड और टेल्स, यही अच्छा और बुरा। अच्छा तो हमने जाना कि भैया पेपरलेस सोसाइटी को प्रमोट कर रहे हैं, कि भैया स्पीड की बात हो रही है, कन्वीनियंस की बात हो रही है, ग्लोबल रीच मिल रही है, सेलर के लिए बड़ा फायदा हो जाता है, जब वो दुकान खोलने जाता है तो बड़ा पैसा खर्च होता है, ई बिजनेस को खोलना बड़ा आसान होता है। लेकिन इसी के साथ बेटा कुछ लिमिटेशन भी है, कुछ नुकसान भी है ज्यादा ई बिजनेस करने के। सबसे पहला ये कि जब आप जाते हो ना कभी कपड़ा खरीदने, तो जो ट्रायल रूम में जो पहन के देखने का जो वो एक मजा है ना, वो आपको ई बिजनेस में नहीं मिलता है। मतलब पर्सनल टच लैक हो जाता है यहाँ पे। पर्सनल टच, पर्सनल इंटरेक्शन, जब दुकान वाला आपसे कहता है ना, अरे भैया बस आप मेरी गारंटी पे ले जाइए, वो जो उसकी गारंटी पे हम लोग लेके आते हैं ना, वो जो है ई बिजनेस में वो मजा नहीं मिल रहा है। तो जहां पे पर्सनल इंटरेक्शन की कमी है, सबसे पहला कमी तो यही है। ठीक है, और गारमेंट, टॉयलेटरीज, ऐसे जो भी
बिजनेसेस हैं, वहां पे तो पर्सनल इंटरेक्शन की बहुत जरूरत होती है। कई बार फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा के प्रोडक्ट्स, बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट भी फोटो में दिखाओ कुछ और, घर भेजो कुछ और। पिंक कलर की शर्ट मंगाएंगे, लाइट पिंक कलर की शर्ट निकलेगी, क्योंकि जिस स्टूडियो में वो मॉडल फोटो खिंचा रहा है उसमें लाइट बहुत है, तो भैया वो क्या कहते हैं, कलर ही चेंज हो जाता है। ठीक है, ब्लैक आपने देख के मंगाई, ब्लू निकल के आई। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पे आपको पर्सनल टच की जरूरत महसूस होती है। सेकेंड नंबर, इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन ऑर्डर टेकिंग, गिविंग एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट स्पीड। अब कभी कभी क्या होता है कि आपने ऑर्डर दिया और डिलीवरी होने में बड़ा टाइम लग गया। अब जब तक डिलीवरी हुई, पता चला वो ऑर्डर आपने, आपके भैया की शादी थी, भैया की शादी में एक लहंगा पहनना था किसी लड़की को, और जब तक वो ऑर्डर आया तब तक भैया की शादी, क्या भैया जो है हनीमून में भी जा चुके थे। तो डिलीवरी क्या हुई आपकी, डिले हो गई। अब जब आपकी डिलीवरी सामान की डिले हो गई तो क्या करोगे उस ऑर्डर का। कभी कभी क्या होता है कि भैया डिलीवरी लेट होने की वजह से बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और आप रिलायबल भी इसी ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर थे। इंफॉर्मेशन कैन फ्लो एट द क्लिक ऑफ अ माउस, बट एट द फिजिकल डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टेक टाइम। कभी कभी आप क्लिक करके ऑर्डर तो कर देंगे, लेकिन हो सकता है डिलीवरी करने में टाइम लग जाए। और कभी कभी टेक्निकल रीजंस की वजह से भी वेबसाइट क्या करती हैं, बहुत समय ले लेती हैं ओपन होने में, जिससे कस्टमर और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना। चलो बात करते हैं थर्ड, नीड फॉर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज टू ई बिजनेस। अब बेटा देखो, आजकल का जो यूथ है ना, आजकल का तो जो यूथ है वो तो भैया इंटरनेट वगैरह के माध्यम से बड़ा खुशी से ऑनलाइन शॉपिंग कर लेता है। लेकिन आज भी आप देखें कि कुछ माता पिता ऐसे हैं, ऐसा नहीं कि वो पढ़े लिखे नहीं, वो पढ़े लिखे हैं, बट उनका अब उतना इंटरेस्ट नहीं है फोन खोल के उस पर कपड़े सर्च करने का। ठीक है, कभी कभी इंटरेस्ट ना होने की वजह से वो सोचते हैं कि यार ये फोन तो हमको चलाना आएगा ही नहीं, एंड परेशान रहते हैं दिन भर। अब भैया ये भी एक लिमिटेशन है, पता चला समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें करना क्या है, कुछ और क्लिक कर दिया, कहीं और पैसा भेज दिया, भेजना कहीं और था। मतलब कि अगर ई बिजनेस चालू करना है या ई बिजनेस को यूज करना है तो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी होनी चाहिए। जब दुकान दुकान जाके पेटीएम अपना क्या लगा रहा था, क्यूआर कोड लगा रहा था, तो बहुत सारे दुकानदारों ने मना किया कि ये क्या है, ये क्या है भैया, कहीं ऐसा ना हो कि किसी ने हमको पैसा भेजा और वो कट गया। धीरे 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 जब वो फेमस होने लगा तब दुकानदारों को समझ में आया कि अच्छा ये फायदे की चीज है। नहीं तो पहले बहुत लोग रेजिस्ट कर रहे थे कि भैया हम तो कैश में डील करते हैं, हम ये क्यूआर कोड कुछ नहीं, हम कैश लेंगे। तो अब आते हैं बात, ई बिजनेस रिक्वायर्स अ फेयरली हाई डिग्री ऑफ फैमिलियरिटी ऑफ द पार्टीज विद द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर। दोनों ही पार्टी को, खरीदने वाले को भी एंड बेचने वाले को भी, कंप्यूटर्स का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। दूसरी चीज, दिस रिक्वायरमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज नोन एज डिजिटल डिवाइड। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा आज भी इंडिया में एक टर्म बड़ा कॉमन है, डिजिटल डिवाइड। ये डिजिटल डिवाइड क्या होता है सर, नाम से पता लग रहा है बेटा, जब डिजिटली लोगों को बांटा जाता है एक सोसाइटी में, सोसाइटी का एक तबका ऐसा है, एक डिवीजन ऐसा है जिसको हाथ में फोन है, जिसको इंटरनेट मुहैया कराया गया है। लेकिन एक तबका आज भी इंडिया में ऐसा है जो फोन तो छोड़ो, फोन कभी उसने बात भी नहीं की होगी फोन पे। लोग इतने गरीब भी हैं, एंड अगर फोन है भी तो नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क है तो फोन नहीं है। कहीं ना कहीं डिजिटल डिवाइड है। सोसाइटी का एक डिवीजन ऐसा है, ठीक है, जिसके पास है फोन वगैरह, और एक ऐसा है जो फैमिलियर नहीं है, इसे कहते हैं डिजिटल डिवाइड। तो ये सारी दिक्कतें भी आती हैं भैया। अच्छा, और क्या बिजनेस दिक्कत है, इसके अलावा दिक्कत एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है अनोनिमिटी की, यार नॉन ट्रेसिबिलिटी ऑफ पार्टी। देखो बेटा क्या हुआ, मान लो एग्जांपल देता हूं, मान लो आपके साथ फ्रॉड हुआ। अब आप भी जानते हो, और आजकल बहुत फ्रॉड के केसेस भी सामने आते हैं न्यूज वगैरह पे, और आपको कहा जाता है कि किसी को भी अपने डेबिट कार्ड का पिन ना बताएं, किसी को भी अपने फोन में आए हुए ओटीपी को ना बताएं, एंड किसी भी स्पैम मेल या लिंक पे क्लिक ना करें, है ना। तो ये सारी चीजें आती हैं। अब जो ये फ्रॉड वगैरह के केसेस हैं, ये क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं मार्केट में, फ्रॉड वगैरह बढ़ रहे हैं। एंड आपने देखा होगा जाम तारा करके एक सीरीज आई थी, जाम तारा करके सीरीज आई थी। जाम तारा बिहार का एक छोटा सा गांव है, जहां पे लोग फिशिंग कॉल करते थे, लड़कियों की आवाज में लोगों को फोन मिलाते थे, एंड उनसे कहते थे कि अपना ओटीपी नंबर बताओ, मैं बैंक से बात कर रही हूं। जब वो लोग अपना ओटीपी नंबर बताते थे, वो लोग जो है लड़कियों की आवाज में बात करते थे। जब वो लोग अपना ओटीपी नंबर बताते थे तो उनके अकाउंट से पैसा कट जाता था। ठीक है ना। तो कहानी कुल मिला के इतनी सी है। ठीक,
तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड, ऐसी बहुत सारी एनोनिमिटी की कॉल्स, और उनको पकड़ना बहुत मुश्किल था। पुलिस ने जांच की तो पता चला पूरे इंडिया में फिशिंग की कॉल सबसे ज्यादा कहां से आ रही थी, जामताड़ा जिले से आ रही थी, जिसके ऊपर एक सीरीज भी बनी हुई है। और अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया तो आपकी चप्पलें घिस जाएंगी आदमी का पता लगाते लगाते कि भैया किसने आपके साथ फ्रॉड किया। यह बात आप भी जानते हो, आजकल हैकर्स और वायरसेस का यह जमाना है। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज। जिस पार्टी ने आपके साथ फ्रॉड किया है उसकी आइडेंटिटी पता लगाना बड़ा दिक्कत हो जाती है। आम आदमी के लिए दिक्कत है, पुलिस चाहे डिपार्टमेंट चाहे तो 1 मिनट में निकाल सकते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए दिक्कत है। दूसरी बात, आपको यह भी नहीं पता लगेगा कि वो आदमी किस लोकेशन से है, और आपको यह भी नहीं पता लगेगा कि भैया वो कहां से ऑपरेट कर रहा है। ठीक है। तीसरी बात, कभी कभी क्या होता है कि लोग आपके नाम से क्या करते हैं, ट्रांजैक्ट कर देते हैं। ठीक है, गलती किसी की होती है एंड सजा आपको भुगतनी पड़ती है। लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, कभी कभी आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड की डिटेल, डेबिट कार्ड की डिटेल मार्केट में लीक होने की वजह से हो सकता है कि आप खतरे में आ जाए। और कुछ प्रॉब्लम है वायरसेस और हैकिंग की भी। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतों का सामना हमको करना पड़ता है। अगर मैं वायरस की बात करूं तो वायरस मतलब क्या होता है, कंप्यूटर में कोई ऐसी चीज घुस जाए जो आपके कंप्यूटर को अंदर से खोखला कर दे। एंड कुछ केसेस में यह भी देखा गया कि भैया एक वायरस खुल के खुद के फोन में कैमरा ऑन करता है एंड लोगों को शूट करता है, फिर बाद में वही वीडियो से आपको ब्लैकमेल किया जाता है। तो ये कुछ नुकसान है वायरस या हैकिंग के ई बिजनेस में। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि भैया फ्रॉड हुए हैं लोगों के साथ, फाइनेंशियल फ्रॉड मतलब पैसों से रिलेटेड फ्रॉड भी हुए हैं। चलो भाई, तो आप जानते हो कि भैया बाइनरी नंबर्स में है, तो 1010 वाला मैंने आपको बता दिया। एंड वायरस और हैकर्स आज एक बहुत बड़ी दिक्कत बन चुके हैं ई बिजनेस प्लेटफॉर्म के लिए। अगर मैं हैकर्स की बात करता हूं तो हैकर्स जो होते हैं बेटा, वो मतलब आप ये लगा लो कि यार आपके सिस्टम में घुसते भी हैं, आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को बाहर निकालते भी हैं एंड उसमें अपनी इंफॉर्मेशन डालते भी हैं। तो कुछ भी आजकल लीक हो सकता है। बस अगर आप बचे हुए तो ये समझ लीजिए कि आप किसी भी हैकर के नजर में नहीं है, क्योंकि आप हो सकता है आम आदमी। ठीक। पांचवा क्या लिमिटेशन है, पीपल रेजिस्टेंस। अब बेटा बहुत से लोग हैं जो टेक्नोलॉजी से आज भी दूर भागते हैं। मैंने आज भी ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो भैया एक डायरी लेके उसमें फोन नंबर नोट करते हैं। उनके हाथ में फोन है लेकिन पुरानी आदत है कि डायरी में फोन नंबर नोट करेंगे, और जब किसी की फोन की नंबर की जरूरत होगी तो डायरी पलटते रहेंगे 1 घंटा। ठीक है, बट वो फोन निकाल के नंबर सेव नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं है या वो कर नहीं सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी से थोड़ा लोगों को एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी रहते हैं टेक्नोलॉजी से। अरे ये कैसे होगा, अरे ये क्या खुल गया, अरे ये कैसे क्लिक हो गया, अरे ये सेटिंग कैसे दब गई, आवाज कैसे नहीं आ रही है, फोन कैसे बड़ा हो गया, कैमरा कैसे अपने आप चल रहा है। तो भैया वो उनके लिए स्ट्रेस का साधन बन चुका है टेक्नोलॉजी को ना आना। एज अ रिजल्ट पीपल में रेजिस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स ऑफ एंट्री इनटू अ बिजनेस। इस वजह से कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर ई बिजनेस करने का सोचे तो उसके जो लोग हैं ना, हो सकता है मना कर दें कि भैया हाथ जुड़वा लो, मत करो ई बिजनेस, हमें समझ में नहीं आती तुम्हारी टेक्नोलॉजी। बात करते हैं भैया ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में हर तरीके की चीज आती है। सबसे पहले आपको परचेज या प्री परचेज इंक्लूडिंग एडवर्टाइजिंग एंड इन्फॉर्मेशन सीकिंग। सबसे पहले जो ऑनलाइन बिजनेसेस होते हैं ना, ये इंफॉर्मेशन सीक करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट अमेजन पे कभी भी कोई सेल आने वाली हो तो रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, कियारा आडवाणी, विकी कौशल जैसे हीरो हीरोइन आते हैं एंड आपको बताएंगे कि फैशन कैसे होता है। भाई ऋतिक रोशन वगैरह भी हैं, लेकिन उनके अपने जो है अपने खुद के ब्रांड है। ऋतिक रोशन का अपना खुद का ब्रांड है HRX, सलमान खान का अपना खुद का ब्रांड है बीइंग ह्यूमन, एंड इसी के साथ साथ आप ये लगा लो आमिर खान का अपना खुद का ब्रांड है, आमिर नहीं सैफ अली खान का अपना खुद का ब्रांड है हाउस ऑफ पटौदी। तो वो तो चलो अपने ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन ये लोग आ जाएंगे फ्लिपकार्ट मिंत्रा के सेल का प्रमोशन करने। तो कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट वगैरह का भी बहुत बड़ा रोल होता है। इसके बाद होता है परचेज और सेल। आप करोगे ऑर्डर और ये कंपनियां करेंगी सेल। उसके बाद आप प्राइस नेगोशिएशन भी कर सकते हैं कि भैया मुझे इतना चाहिए, उतने में चाहिए। जैसे कि ओला उबर हो गया, क्लोजिंग ऑफ परचेज और सेल डील। फिर आप परचेज और सेल डील करते हो, पेमेंट करते हो एंड फिर आपके सामान की डिलीवरी हो जाती है आपके घर तक, आपके होम तक। तो ये हो गया आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले आपको क्या करना होता है बच्चों, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ये आपको मेरे पीछे नजर आ रहा होगा। अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो तो कुछ इस तरीके का पेज आपको दिखेगा जहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा और पासवर्ड डाल के लॉग इन करना पड़ेगा।
तो रजिस्ट्रेशन आप जानते ही हो, किसी भी ऐप में आप जाओ, आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा, कैप्चा कोड डालना पड़ेगा, ओटीपी और मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से आप रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो आपसे बहुत सारे एक्सेस भी मांगेगा। अलाउ फ्लिपकार्ट ऐप टू एक्सेस द ऑडियो, अलाउ फ्लिपकार्ट ऐप टू एक्सेस द कैमरा, अलाउ फ्लिपकार्ट ऐप टू एक्सेस द गैलरी, अलाउ फ्लिपकार्ट ऐप टू एक्सेस द माइक्रोफोन। हर तरह का एक्सेस मांगेगा आपको, अलाउ 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 करते जाना, तभी वो ऐप चलेगी, नहीं तो चलेगी नहीं। ठीक है, तो ऑनलाइन शॉपिंग से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन वेंडर पे जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अपना। रजिस्ट्रेशन मतलब होता है कि आपका ऑनलाइन वेंडर के पास अकाउंट या खाता खुल गया है। ठीक, उसके बाद आपको अपना एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप अपने फोन में जाओगे खोलने तो आपको पासवर्ड चाहिए होगा। पासवर्ड के बाद आप अकाउंट सेक्शन, शॉपिंग कार्ट ऐसे करके देख सकते हो। ठीक है, तो जो ऐसे सेक्शन है जैसे अकाउंट या शॉपिंग कार्ट, वो आपके पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होते हैं। अगर आप चाहो तो लगा सकते हो, मत चाहो तो मत लगाओ। जैसे मैंने अपने फोन में फ्लिपकार्ट वगैरह के लिए पासवर्ड नहीं लगा रखा है, कोई भी चाहे मेरे फोन में खोल सकता है। अब अभी मेरे को बोलते ही बोलते एहसास हो रहा है कि लगा लेना चाहिए, क्योंकि यार वायरस वगैरह का थोड़ा हैकर वगैरह का प्रॉब्लम है यार। किसी ने भी फोन रैंडमली उठा लिया एंड पेमेंट कर दी। ये केस भी सामने आया था, जहां पे लोग क्या करते थे, एक दूसरे का फोन नंबर लॉगिन करके किसी तरह पासवर्ड लेके खुद के सामान ऑर्डर कर लेते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है। फिर आपको अपना ऑर्डर प्लेस करना होगा। ऑर्डर प्लेस करने के लिए क्या कर सकते हो, यू कैन पिक एंड ड्रॉप द आइटम इन द शॉपिंग कार्ट। आप पहले स्क्रॉल करते रहो कि कौन सा कपड़ा चाहिए, कौन सा जूता चाहिए, कौन सा चश्मा चाहिए, एंड फिर ऐड टू विश लिस्ट, ऐड टू कार्ट, ऐड टू विश लिस्ट, ऐड टू कार्ट। कार्ट में आप जा सकते हो एंड वहां से जाके आपको क्या कर देनी है, नॉर्मल पेमेंट कर देनी है, एड्रेस डालना है एंड कोई कूपन कोड वगैरह है तो वो लगाना है और फिर पेमेंट कर देनी है। तो भैया आप शॉपिंग कार्ट में सबसे पहले डाल दोगे। शॉपिंग कार्ट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा आपका ऑफलाइन एक वो होता है ना, कार्ट टाइप का, जिसको आप लेके घूमते रहते हो। ठीक है, आफ्टर बीइंग श्योर ऑफ व्हाट यू वांट टू बाय, यू कैन चेक आउट एंड चूज योर पेमेंट ऑप्शन। एक बार चेक कर लो कि आपको अंतिम समय में क्या खरीदना है। शर्ट खरीद रहे हो तो क्या साइज है, जूता ले रहे हो तो क्या साइज है, अदर और कोई सामान ले रहे हो तो क्या स्पेसिफिकेशन है, कंफर्म हो जाओ। फिर उसके बाद आप पेमेंट ऑप्शंस में जा सकते हो। पेमेंट ऑप्शंस में जाओगे तो आपको बहुत सारे पेमेंट के ऑप्शन दिख जाएंगे, जैसे कैश ऑन डिलीवरी, चेक, नेट बैंकिंग ट्रांसफर, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, क्रेडिट और डेबिट कार्ड और डिजिटल कैश। डिजिटल कैश बोले तो फोन पे वॉलेट, पेटीएम वॉलेट, यूपीआई, आजकल ये सब बड़ा चल रहा है। चेक आप जानते हो, चेक तो खैर अब कोई नहीं काट रहा है। कैश ऑन डिलीवरी मतलब घर तक सामान आ गया, सामान डिलीवर होने के बाद आप कैश दे रहे हो। नेट बैंकिंग अगर करनी है तो भाई एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आप कर सकते हो। वैसे कोई करता नहीं है आज के जमाने में, क्योंकि आज के जमाने में भैया 1-2 लाख रुपए की पेमेंट तो या तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड से हो जाती है, या तो भैया डिजिटल कैश यानी कि यूपीआई या वॉलेट से हो जाती है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। ठीक है, तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई ट्रांजैक्शंस। इसमें हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम सेफ्टी रख सकते हैं अपने ई ट्रांजैक्शंस की, कैसे अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं और रिस्क वगैरह से कैसे बच सकते हैं, खतरों से कैसे बच सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, 1 मिनट लेना है एंड इस पूरे चार्ट को एक बार रीड कर लेना है। जो भी चीजें लिखी हुई है वो एक बार रीड कर लेना है कि भैया ई रिस्क क्या होता है, कैसे हम लोग उससे बच सकते हैं। हाँ भाई, तो चलिए शुरू करते हैं सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई ट्रांजैक्शंस के बारे में। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बच्चों, ई रिस्क क्या होता है। यार अब वही मैंने बताया कि जिस चीज के आगे स्मॉल में ई लग जाए वो मान लो कि इलेक्ट्रॉनिकली रिस्क या इलेक्ट्रॉनिक रिस्क की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड उसमें जुड़ जाता है। अब ई रिस्क का मतलब है रिफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी मिस हैपनिंग। यार रिस्क का मतलब क्या होता है, खतरा। खतरा मतलब कि भैया ऐसी प्रोबेबिलिटी है, ऐसी संभावना है कि मिसहैपनिंग हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे भैया हेलमेट ना पहनने से रिस्क और बढ़ जाता है। एक्सीडेंट होने का रिस्क तो हमेशा ही बना रहता है, लेकिन अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे तो सर में चोट लगने का रिस्क बढ़ जाता है। तो यहां पे बात ये हो रही है कि भैया ई रिस्क का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी मिसहैपनिंग। प्रोबेबिलिटी मतलब हो सकता है कि खतरा हो सकता है कि ना हो, of any mishappening that can result into any financial, reputational और psychological losses। भाई 3 तरीके के लॉस यहां पे बताएं, या तो फाइनेंशियल मतलब पैसे का, रेप्यूटेशनल मतलब इज्जत का, और साइकोलॉजिकल मतलब हमारे दिमाग की टेंशन कभी कभी हो जाती है। पता चला कोई ब्लैकमेल कर रहा है हमको, है ना, ऑनलाइन, तो वहां से दिमाग की टेंशन। पार्टीज इन्वॉल्व इन अ ट्रांजेक्शन, तो अगर ऐसे कोई भी खतरे हैं तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इन्हें हम लोग कहते हैं रिस्क।
चलिए जी, बात करते हैं ट्रांजैक्शन रिस्क। अब ट्रांजैक्शन रिस्क क्या होता है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आर वल्नरेबल टू द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन रिस्क। तो कुछ तरीके के ट्रांजैक्शन रिस्क यहां पे दिए हुए हैं, पहले इनको समझते हैं। सबसे पहला, ठीक है, मान लीजिए कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया है और सेलर ने डिनाई कर दिया कि कस्टमर ने ऑर्डर किया ही नहीं। सेलर डिनाइज दैट द कस्टमर एवर प्लेस्ड द ऑर्डर और द कस्टमर डिनाइज दैट ही एवर प्लेस्ड द ऑर्डर। या तो दोनों में से कोई भी ऑर्डर को क्या कर दे? डिनाई कर दे। सेलर डिनाई कर दे कि कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया, और कस्टमर भी डिनाई कर दे कि भैया हमने ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया। तो उस केस में उसको कहते हैं डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग और गिविंग। ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही कोई नहीं लेना चाहता है, उस केस में कहते हैं डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग एंड गिविंग। दूसरा रिस्क है ट्रांजैक्शन रिस्क। उसमें क्या है? द इंटेंडेड डिलीवरी डज नॉट टेक प्लेस, गुड्स आर डिलीवर्ड एट रॉन्ग एड्रेस और गुड्स अदर देन ऑर्डर्ड में भी डिलीवर्ड। क्या हो कि भैया आपने एड्रेस डाला हो अपने घर का और डिलीवर कर दिया पड़ोसी के घर में, मतलब रॉन्ग एड्रेस पे डिलीवर हो जाए, या तो गलत प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए, ऑर्डर कुछ और किया है आ कुछ और गया, तो उसके कहते हैं डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी। फिर आते हैं सेलर डज नॉट गेट द पेमेंट ऑफ द गुड। तो भैया ये हो गए दो तरीके के खतरे। तीसरा खतरा क्या है? तीसरा खतरा है डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। डिफॉल्ट ऑन पेमेंट में क्या होता है? सेलर को अपने गुड का पैसा ना मिले। सेलर ने तुरंत डिलीवर करा दिया लेकिन पेमेंट उसको नहीं मिली, है ना, जबकि कस्टमर कह दे कि भैया मैंने तो पेमेंट कर दी, लेकिन अब सेलर तक पेमेंट नहीं पहुंची, तो वो क्या हो जाएगा? डिफॉल्ट टू पेमेंट। तो डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग गिविंग, डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी या डिफॉल्ट ऑन पेमेंट, तीन तरीके के ट्रांजैक्शन रिस्क होते हैं जो हमें ई ट्रांजैक्शंस में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जो की है डाटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क। तो एक तो हो गया ट्रांजैक्शन रिस्क, दूसरा है डाटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क। अब यहां पे जो आप डाटा स्टोर कर रहे हैं उस पर भी खतरा है। कैसा खतरा? डाटा चोरी हो जाने का, डाटा वायरस डाटा एक्सप्लॉइट कर देता है उसका। सबसे पहले डाटा स्टोर्ड इन द सिस्टम एंड इन रूट इज एक्सपोज टू अ नंबर ऑफ रिस्क। डाटा जो सिस्टम में स्टोर है उसमें बहुत सारे रिस्क होते हैं। सबसे पहले कोई जरूरी इंफॉर्मेशन अगर चोरी हो जाए या मॉडिफाइड हो जाए, ठीक है, सेल्फिश मोटिव के लिए किसी की अपनी पर्सनल खुंदस है वो आपसे और उसने आपका डाटा चुरा लिया। या तो ऐसा हो सकता है कुछ लोग फन या एडवेंचर के लिए भी ये सब काम करते हैं, मजे के लिए ये सब काम करते हैं कि भैया आप पिक्चर निकाल ली, उस पर कुछ लिख दिया, उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया, लोगों को लगता है कि ये फनी है। ठीक, अच्छा, वायरस एक बड़ा खतरा है। वायरस का मतलब होता है वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज, मतलब वाइटल इंफॉर्मेशन को चोरी कर लिया गया हो। तो वायरस एक बेटा प्रोग्राम है जो अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है, अपने आप को बढ़ाता रहता है कोरोना वायरस की तरह, एंड पूरे कंप्यूटर सिस्टम पे छा जाता है। पूरा कंप्यूटर सिस्टम छाने के बाद कुछ स्टेजेस यहां पे लिखी हुई हैं। स्टेज नंबर 1 वो क्या करता है? सबसे पहले वो आपके स्क्रीन पे आने लगेगा और आपकी स्क्रीन डिस्प्ले में दिक्कत देने लगेगा, जिसके आप क्या हो जाओगे? एनॉयड हो जाओगे, आप बस परेशान रहोगे थोड़ा थोड़ा और बाकी कुछ नहीं होगा। ये है स्टेप 1। फिर आता है स्टेप 2, आपका फोन या कंप्यूटर चलना ही थोड़ा थोड़ा चलने में दिक्कत आने लगेगी, ये हो गया लेवल 2। फिर आता है डैमेज टू टारगेट डाटा फाइल। फिर आपकी डाटा फाइल जो है ना उसको वो टारगेट करेगा और उसको खराब कर देगा, बर्बाद कर देगा, ये है लेवल 3। टू कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिस्टम। और सिस्टम का फिर आखिरी में क्या होगा? पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा, बंद हो जाएगा, इसे कहते हैं लेवल 4। तो 4 स्टेजेस में वायरस आप पे कैप्चर करता है। फिर आता है बेटा रिस्क ऑफ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। कभी कभी आपकी प्राइवेसी या आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे भी क्या हो जाता है? वायरस का कब्जा हो जाता है एंड उस पर भी रिस्क रहता है। ठीक है, अब प्राइवेसी मतलब बेटा आप जानते ही हो भाई, प्राइवेसी मतलब आपके व्हाट्सएप के चैट हो गए, उसमें आप कुछ भी चैट कर रहे हो, किसी और का अधिकार नहीं है उसको देखने का, आपकी प्राइवेट चैट्स हैं। बट आप जानते हो कि आजकल प्राइवेसी एक बहुत बड़ा खतरा है। फेसबुक हो या ट्विटर हो या गूगल हो, सब पे ही लोगों की जानकारियां इधर उधर साझा करने का आरोप लग चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसका मतलब भैया कि कोई भी सोशल मीडिया नेटवर्क या कोई भी ऐसी बातचीत आपकी पूरी तरह से प्राइवेसी में नहीं आती है। बस इतना समझ लीजिए कि आप इंपॉर्टेंट नहीं है, आप आम आदमियों में से एक हैं, तो भैया इंपॉर्टेंट नहीं होने का क्या मतलब है? इंपॉर्टेंट तो है, वैसे इंपॉर्टेंट ना होने का मतलब यह कि बहुत ज्यादा आपकी कोई बातचीत ऐसी अपने दोस्त से नहीं हो रही जो नेशनल सिक्योरिटी के बारे में हो। अब दोस्त से तो कह नहीं रहे कि भैया रॉ के चीफ कहां चले गए, है ना, दोस्त से तो आप क्या बात कर रहे हो कि आओ कहां चले, कहां घूमे, कहां टहले। अब उसको कोई प्राइवेसी, उसको कोई चोरी करके करेगा क्या? लेकिन यही अगर आप इंपॉर्टेंट पर्सन होंगे तो आपको प्राइवेसी का मतलब समझ में आ जाएगा। इंटरनेट एक ओपन स्पेस है और यहां पे सारी इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट पे अवेलेबल रहती है वो उसका एक्सेस सभी को होता है। ठीक है,
सबसे पहले इंटरनेट एक ओपन स्पेस है और जितनी भी इंफॉर्मेशन रहती है उसका एक्सेस सभी को होता है. Moves out of the private domain. It then becomes difficult to protect it from being copied. अब भैया दिक्कत हो जाती है उसको कॉपी होने से बचाने में. इंटरनेट ओपन स्पेस है, कॉपी डाटा आपका हो सकता है. एक बार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आप उतर गए उसके बाद आपको बहुत सारे बेकार के एडवर्टीजमेंट और प्रमोशनल लिटरेचर आने लगता है. ऐसा ही एक एग्जांपल है आपका मेल बॉक्स. अगर आप अपने जीमेल पे जाओगे तो वहां पे इनबॉक्स, स्टेट, सेंड, ड्राफ्ट के नीचे आएगा स्पैम. स्पैम में देखो आप ऐसी कुछ फाइलें आपको दिख जाएंगी जो आपको आती रहती हैं. अब स्पैम जो मेल्स होती हैं अगर आपने उनको क्लिक किया तो कहीं ना कहीं एक खतरा रहता है कि भैया ये जो है आपका पैसा काट लेगी अकाउंट से या और कोई फाइनेंशियल फ्रॉड आपका कर देंगी. तो स्पैम मेल्स को हमेशा डिलीट कर देना चाहिए. एंड ये कुछ खतरे हैं जो आप पे हमेशा बने रहते हैं. बेटा बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स. अभी तक हमने पढ़ा बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस के बारे में. अब हम पढ़ने वाले हैं ई कॉमर्स से क्या बेनिफिट होता है. तो भैया दो पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं जानकारी लेंगे. सबसे पहली पार्टी है आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट के माध्यम से सामान खरीदती या बेचती है तो उसको क्या फायदा होता है. सबसे पहला फायदा नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में उसकी पहुंच बनती है. दूसरा फायदा ऑपरेशन करने की कॉस्ट मतलब उसका खर्चा कम हो जाता है. ये हो गया दूसरा फायदा. तीसरा फायदा सप्लाई चेन मैनेजमेंट में पूरा पूरा कंट्रोल होता है. कहां कितनी सप्लाई करनी है और कहां कस्टमर को सामान प्रोवाइड कराना है. कॉम्पिटिटर के ऊपर कंपेटिटिव एडवांटेज मिलता है. कॉम्पिटिटर से ज्यादा अच्छा करने की जो होड़ होती है वो मिल जाती है. दूसरी बात आप प्रॉपर टाइम मैनेज कर सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो बिजनेस प्रोसेसेस को. सपोर्ट बिजनेस प्रोसेस जैसे कि भैया आफ्टर सेल सर्विसेज. एंड स्मॉल फर्म को एक्सिस्ट विद बिग फर्म्स विन विन. कहने का क्या मतलब है भैया कि छोटी छोटी कंपनियां भी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ कोलैबोरेट कर सकती हैं तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है. कोई हार नहीं रहा है, दोनों ही जीत रहे हैं. जैसे जो छोटे छोटे सेलर्स हैं वो अपना सामान फ्लिपकार्ट अमेजन पे बेच सकते हैं. ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है. बात करते हैं बच्चों फटाफट से बेनिफिट्स टू कंज्यूमर एंड सोसाइटी. कंज्यूमर और सोसाइटी को क्या फायदा मिल रहा है. कंज्यूमर और सोसाइटी को क्या फायदा मिल रहा है बच्चों ई कॉमर्स से. सबसे पहला फ्लेक्सिबिलिटी और कन्वीनियंस. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि भैया दुनिया में कहीं भी हो, रात के 12 बज रहे हो, 2 बज रहे हो, सुबह का 10 बज रहे हो, फोन हो ना हो, इंटरनेट होना चाहिए, लैपटॉप हो जाए, पर्सनल कंप्यूटर हो जाए, आप बैठ के अपने घर में आराम से शॉपिंग कर सकते हैं. कोई दिक्कत आपको नहीं होगी. यहां तक कि आजकल तो दवाइयां भी डिलीवरी होने लगी है. फार्म इजी, नेटमेड, 1mg, फ्लिपकार्ट मेडिसिन, इन सबसे आप दवाइयां भी घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं. ऐसा कोई सामान बताइए जो आप घर बैठे आज की डेट में ऑर्डर नहीं कर सकते हैं. ठीक है. कॉम्पिटेटिव प्राइस, डिस्काउंट और वेव ऑफ. बेटा अब आज आप देखते होंगे हर 2 महीने में फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन सेल, ठीक है, बिग बजट सेल, एंड ऑफ रीजन सेल, एंड ऑफ सीजन सेल, ये सब बड़ी चलती रहती हैं. तो आपको भैया प्राइसेस जो है वो बड़े कॉम्पिटेटिव मिलते हैं. मतलब बड़े सस्ते प्राइस में भी आपको कई बार अच्छे सामान मिल जाते हैं. बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं एंड लार्ज नंबर ऑफ चॉइसेस हैं और आपके पास कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट है. अब आप बेटा मान लीजिए कपड़ा लेने के लिए दुकान में जाते हो, दुकान वाले से कहते हो भैया हमको जीन्स दिखाओ. कितनी जीन्स दिखाएगा? 50, 100, 150, 200, 300, कितनी जीन्स दिखाएगा? इससे ज्यादा जीन्स तो नहीं रखी होगी उसकी दुकान में. लेकिन आप अब जब ऑनलाइन जाते हो और जीन्स डाल के देखना फ्लिपकार्ट पे 18 से 20 हजार जीन्सें आ जाएंगी. तो ये क्या है कि भैया मोर ऑप्शंस एंड चॉइसेस. उसके बाद तुरंत डिलीवरी होने की जो फैसिलिटी आजकल हो गई है उसमें बड़ा फायदा है. एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, आजकल लोगों को ऑनलाइन मार्केट से एम्प्लॉयमेंट भी तो मिल रही है सोसाइटी को. आप देखिए जोमेटो के डिलीवरी वाले, ओला के ड्राइवर्स, उबर के ड्राइवर्स, स्विगी के डिलीवरी वाले, फ्लिपकार्ट पे डिलीवरी पर्सन आपके घर पे आते होंगे, मिंत्रा पे आते होंगे. तो ये सारे भी तो क्या हो रहा है बेटा, एम्प्लॉयमेंट भी तो जनरेट हो रही है ना. इसके अलावा ई ऑक्शंस और ई टेंडर्स भी ये लोग निकालते हैं. इसके अलावा कंज्यूमर से इंटरेक्शन भी इनका बड़ा स्ट्रांग होता है. हर ऐप में लिखा होता है ना चैट या सपोर्ट या हाउ मे आई हेल्प यू, उस पर क्लिक करके आप आराम से इनसे बातचीत भी कर सकते हैं. एंड इनका जो आउटरीच है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है. बात करते हैं भाई, ये कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं वहां, मतलब नेक्स्ट जो हमने पास्ट पेज पढ़ा है ना अपना, इससे पहले वाला, वहां हमारा चैप्टर ऑफिशियली खत्म हो जाता है. लेकिन कुछ चीजों के बारे में और जानकारी देनी थी तो इसलिए ये भी एक बार पढ़ लेते हैं. एटीएम के बारे में आप जानते होंगे, जहां पे पैसा निकालना आजकल बड़ा आसान होगा. आपने एटीएम से पैसा निकाला भी होगा. आपको क्या करना है, अपना कार्ड डालना है. कार्ड डालने के बाद आपको पिन एंटर करना है. फिर वो 2-3 सवाल पूछेगा, जैसे इंग्लिश, हिंदी, लैंग्वेज चुने. फिर वो आपसे पूछेगा आपका कौन सा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, कौन सा अकाउंट है. फिर वो पूछेगा कि करना क्या है, विड्रॉल करना है, बैलेंस इंक्वायरी करना है, क्या करना है. और फिर वो आपसे आपका अमाउंट और आपकी ओटीपी पूछेगा और घर घर करके पैसा जो है एटीएम मशीन से आपको निकल आएगा. अब यहां पे बात हो रही है कि एटीएम आके आप मनी का विड्रॉल काफी इजीली कर सकते हो. इससे पहले नहीं था. नहीं बेटा, इतना इजी नहीं था. आप बैंक जाओगे, चेक काटोगे, फिर वो दुनिया भर का सिग्नेचर चेक करेगा और दुनिया भर के चोच लें.
ठीक है, तो भैया आज के डेट में आप तुरंत अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सकते हो, दैट इज एटीएम की मदद से। विड्रॉल्स ऑफ वंस ओन मनी फ्रॉम बैंक वाज फॉर एग्जांपल अ टीडीएस प्रोसेस। पहले ये टीडीएस प्रोसेस था, मतलब थकाऊ काम था, लेकिन आज की डेट में जब से एटीएम आए हैं तो ये भी बहुत फास्ट होने लगा है। ठीक है, द फर्स्ट थिंग दैट अकर्स इज दैट द कस्टमर इज एबल टू विड्रॉ हिज मनी। पहला काम क्या है कि एक कस्टमर अपने पैसे को निकाल लेगा, बाकी चीजें बैक एंड पे चलती रहती हैं। तो पहले क्या होता था भैया, बैक एंड पे सारी चीजें करते थे, कस्टमर को पैसा आखिरी में देते थे। आज उल्टा हो रहा है, कस्टमर को पहले पैसा मिल रहा है, बाकी बैंक वालों तुम पासबुक बाद में प्रिंट करते रहना, पहले हमको पैसा निकाल के दो। तो ये सारी बातें हो रही हैं, ये भी कहीं ना कहीं ई बिजनेस का ही एक पार्ट है। एंड कुछ एक आध एप्लीकेशंस और पढ़नी है अपने को, कुछ बेटा एक आध दो बिजनेसेस के बारे में और जानकारी करते हैं। और इन बिजनेस के बारे में ये जानकारी, इन चीजों के बारे में जानकारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सारी चीजें 2, 3 नंबर 4 नंबर वाले क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं 11th क्लास में। सबसे पहला आता है ई प्रोक्यूरमेंट, पढ़ के देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स इंटरनेट बेस्ड सेल्स ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेस फर्म्स इंक्लूडिंग बोथ रिवर्स ऑक्शन दैट फैसिलिटेट ऑनलाइन ट्रेड बिटवीन अ सिंगल बिजनेस परचेज एंड मनी सेलर। बात यह हो रही है कि भैया जब हम इंटरनेट का यूज करके बिजनेसेस के बीच में सेल ट्रांजैक्शंस करवाते हैं, जहां पे रिवर्स ऑक्शन वगैरह भी चलते हैं, ठीक है, फैसिलिटेट ऑनलाइन ट्रेड बिटवीन अ सिंगल बिजनेस परचेजर एंड मेनी सेलर्स। ठीक है, देखो जहां पे सेलर बहुत सारे हो और परचेजर हो कोई एक, उसे कहते हैं ई प्रोक्योरमेंट। ये क्या कर सकते हैं, ये भैया ऑक्शन वगैरह बोली वगैरह लगा के किसी भी सेलर से सामान खरीद सकते हैं। फिर आता है ई बिडिंग या ई ऑक्शन, जहां पे आप अपना प्राइस खुद कोट कर सकते हो कि मुझे इस प्राइस में सामान चाहिए, अगर सेलर तैयार होगा तो बेचेगा, नहीं तैयार होगा तो नहीं बेचेगा। मोस्ट शॉपिंग साइट्स हैव कोट योर प्राइस वेयर बाय यू कैन बिड द गुड्स एंड सर्विसेज सच एज एयरलाइन टिकट। भैया एयरलाइन के टिकट में कुछ कुछ वेबसाइट्स ने ये ऑफर निकाला है अभी कि आप एयरलाइन के टिकट्स में जाके क्या कर सकते हैं, अपना खुद का रेट एक बार उनसे नेगोशिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, हालांकि वो देंगे नहीं, वो एक अलग कहानी, लेकिन है ऐसा ऑफर। ठीक है, तो इसको ई बिडिंग और ई ऑक्शन कहते हैं। 3 चीजों के बारे में और जानते हैं। सबसे पहला ई कम्युनिकेशन या ई प्रमोशन। आजकल आपको मेल आती है और उस मेल में लिखा होता है, दुनिया भर के कैटलॉग्स होते हैं, दुनिया भर के एडवर्टीजमेंट होते हैं, गुड्स की इमेजेस होती हैं, एडवर्टीजमेंट है ना, बैनर्स होते हैं, पॉपअप मैसेजेस होते हैं। आप जानते हो जब आप फेसबुक खोलते हो तो आपको भी दिख जाता होगा, इंस्टाग्राम खोलते हो तो आपको भी दुनिया भर के प्रोडक्ट दिखते होंगे। ये क्या है, ये ई कम्युनिकेशन या ई प्रमोशन है। इसके बाद ई डिलीवरी। आजकल भैया बहुत सारी चीजों की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी हो रही है, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब ये तुम्हारे घर तो आएगा नहीं देने की ये लो सॉफ्टवेयर ले लो, सॉफ्टवेयर तो कंप्यूटर में डिलीवर कर देगा, तो कंप्यूटर से कंप्यूटर में डिलीवरी हो रही है। फोटोग्राफ आप जानते हो भैया, अब कौन बनवा रहा है फोटोग्राफ, पहले उसमें मैट पेपर पे फोटोग्राफ निकलती थी ना, जिसमें पासपोर्ट साइज फोटो निकलती है, तो अब तो पासपोर्ट साइज फोटो ही निकलती है। कौन निकलवा रहा है इतनी बड़ी फोटो, हाँ या तो भैया फोटो फ्रेम में लगानी हो तभी आदमी निकलवा रहा है, लेकिन उसके मुकाबले फोन वाली फोटोज बहुत ज्यादा हो रखी हैं। वीडियोस, बुक्स में आती है ई बुक्स, जर्नल में आती है ई जर्नल या मल्टीमीडिया, ये सारी चीजें भैया कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जा रही हैं। लीगल हेल्प चाहिए, अकाउंटिंग करवानी हो, मेडिकल हेल्प चाहिए, वो सब भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिकली ही आज की डेट में हो जा रहा है। अगर मैं ई ट्रेडिंग की बात करता हूं भैया, ट्रेडिंग मतलब शेयर मार्केट में सामान खरीदना बेचना। शेयर मार्केट में क्या खरीदते बेचते हैं बच्चों, शेयर खरीदते बेचते हैं। शेयर बाजार आपने सुना होगा, पापा आपके न्यूज देखते होंगे तो रात में आता होगा कि भैया सेंसेक्स गिरा इतने अंक, निफ्टी उठा उतने अंक, मतलब कि शेयर मार्केट गिरने उठने की यहां पे बात हो रही है। और डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा वो क्लास 12th में, अभी आपके सिलेबस में नहीं है कि शेयर मार्केट क्या होता है या ट्रेडिंग क्या होती है। अभी आप इतना समझ लीजिए कि फाइनेंशियल मार्केट को शेयर मार्केट बोलते हैं, जहां पे शेयर्स की खरीदना और बेचना चलता रहता है। तो आजकल वो भी ऑनलाइन हो गया है, वो भी आपको, अब मुंबई में है आपका ये बीएससी बोले तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो क्या शेयर खरीदने के लिए मुंबई जाना पड़ेगा? नहीं सर, आप ऑनलाइन भी शेयर खरीद सकते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व सिक्योरिटीज ट्रेडिंग, दैट इज ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कि भैया आप क्या कर सकते हो, शेयर्स को खरीद या बेच सकते हो ऑनलाइन। फॉर एग्जाम्पल sharekhan.com इज द इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रेडिंग फर्म। sharekhan.com इंडिया की लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रेडिंग फर्म है, जहां पे आप भी जाके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, शेयर खरीद सकते हो, शेयर बेच सकते हो, है ना। और सबसे फेमस अगर कोई ऐप है हमारे पूरे इंडिया में वो है शेर खान, और भी ऐप है, ग्रो ऐप, जीरोधा, सारी ऐप्स है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा आज का चैप्टर, एंड आई होप कि आज का चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जहां पे हमने सबसे पहले देखा
ई बिजनेस क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस देखे, दोनों के फायदे और नुकसान भी देखे, ऑर्गेनाइजेशन को भी और सोसाइटी को भी। फिर हमने दोनों के बारे में जाना कि क्या कुछ रिस्क उनसे एसोसिएटेड है। ठीक है, ये सारी चीजें जानने के बाद हमने टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स जाना, इंट्रा बी, C2C, C2B, B2B, ये सारी चीजें हमने जाना। एंड फिर हमने जाना भैया कुछ और चीजों के बारे में, जैसे एटीएम या कुछ ई कम्युनिकेशन, ई डिलीवरी, ई ट्रेडिंग जैसी चीजों को। तो आई होप कि भैया आपको क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 का वन शॉट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है, वन शॉट को अपने अड़ोसी पड़ोसी अपने दोस्तों से शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसका फायदा पहुंचे। एंड दूसरी चीज ये कि आपको क्या करना है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि 11th और 12th कॉमर्स की पढ़ाई आपको, आप देख रहे हो कि भाई प्रॉपर तरीके से यहां पे मिल रही है। तो बच्चों तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।